हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे सक्षमता परीक्षा 3.0 से संबंधित जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र लेकर आया हूँ, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और अन्य प्रश्नों की भी मैं श्रृंखला को शामिल किया हूँ, जो 100% लड़ने वाले प्रश्न होंगे। एक बार ज़रूर देखिएगा। सक्षमता 1 और 2 में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में पाई जाएगी, कि समताप मंडल में पाई जाएगी, कि मध्य मंडल में पाई जाएगी, कि आयन मंडल में पाई जाएगी? बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। देखिए, वायुमंडल में अगर पूछा जाए कितनी परतें हैं, कितने मंडल में बटा हुआ है, तो 5 मंडल में जो है बटा हुआ है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। अगर सबसे पहले हम लोग बात करें क्षोभ मंडल की, तो इस मंडल में जो है मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। कौन सी घटनाएं होंगी? मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें समताप मंडल जो होता है, इस मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है और हवाई जहाज़ जो है समताप मंडल में जो है उड़ते हैं। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग अब कहें कि हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा समताप मंडल में जो है हवाई जहाज़ उड़ते हैं। अगर कहा जाए ओजोन परत मापने की इकाई क्या होती है, तो डाप्सन इकाई से जो है ओजोन परत को नापा जाता है, डाप्सन इकाई। अगर कहे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो मैंने इस क्वेश्चन में बताया और आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इधर से क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं बनने वाला। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा आप लोग। सक्षमता 3 के लिए इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा कि बुध है, कि पृथ्वी है, कि शुक्र है, कि मंगल है। आप लोग अगर हम लोग बात करें कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप लोग बृहस्पति का नाम याद रखिएगा। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अलावा अगर सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो वो है बुध। कौन है? बुध। जो मंगल है उसको लाल ग्रह से जो है कहा जाता है। लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है। इसके अलावा शुक्र को कहें तो ये पृथ्वी की बहन है। कौन है? पृथ्वी की बहन शुक्र है। शुक्र को जो है गर्म ग्रह और ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा? ठंडा ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो आप लोग शनि का नाम याद रखिएगा। कौन सा? शनि ग्रह है, उसके सर्वाधिक जो है उपग्रह हैं। इसके अलावा हम बात करें ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं हो, तो उसका नाम याद रखिएगा बुध और शुक्र। कौन है? बुध और शुक्र। इनके कोई भी उपग्रह जो है नहीं है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल है, कि थायमीन है, कि एस्कॉर्बिक है, कि कैल्सीफेरॉल है? टिक कर लीजिएगा, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो अगर कहा जाए कि विटामिन की खोज किसने किया है, तो फंक नाम के जो है वैज्ञानिक ने जो है विटामिन की खोज किया था। इसके अलावा हम बात करें कि जल में कौन से विटामिन घुलनशील हैं, जल में कौन से हैं, तो आप लोग BC याद रखिएगा, WBC। वाटर में घुलनशील कौन है? WBC। अगर इसके अलावा हम बात करें कि वसा में कौन से विटामिन घुलनशील हैं, तो वसा में ADE के याद रखिएगा। कौन कौन से हैं?
A, D और E, K, ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं और जल में कौन से हैं? B और C। अगर इसके आगे हम बात करेंगे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल होता है। कौन सा होता है? रेटिनॉल। विटामिन बी की हम बात करें तो बी का होता है थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। आप लोग सीक्वेंस से पढ़ लीजिएगा, रासायनिक नाम पूछा जाता है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। अगर कहा जाए कि जो है विटामिन सी की का रासायनिक नाम क्या है, तो आप लोग सी ऑप्शन टिक करिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। इसके अलावा कहा जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आप लोग रतौंधी का नाम याद रखिएगा, रतौंधी। बी की कमी से हो जाता है बेबी बेबी। कौन सा हो जाता है? बेबी बेबी। सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी, स्कर्वी। और विटामिन डी से हो जाता है सूखा रोग, सूखा रोग। इसके अलावा कहा जाए कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा सूर्य के विटामिन में जो है विटामिन डी पाया जाता है। ऑप्शन जो है इसका सी सही हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन ए कि विटामिन बी कि विटामिन सी कि विटामिन डी? तो आप लोगों को पता होगा कि दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। और विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है भगत सिंह, चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोगों को पता होना होगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की कि सुभाष चंद्र बोस की रविन्द्रनाथ टैगोर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो जो गीतांजलि पुस्तक है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि भाषा किस अनुसूची का विषय है? 5वीं अनुसूची का विषय है कि 10वीं का है कि 8वीं का है कि 12वीं का है? बताइएगा आप लोग। अगर भाषा की हम लोग बात करें तो मूल संविधान में जो है कुल 14 भाषाएं थी। अब वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर 22 भाषाएं हो गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में जो है भाषा का जिक्र किया गया है। 10वीं में है दल बदल। क्या है? दल बदल। 11वीं में पंचायत है और 12वीं में क्या है? नगर निकाय है। क्या है? नगर निकाय। आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 0 और चौथा है 12। तो अगर मूल संविधान की हम लोग बात करें, अगर कहा जाए मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा सोवियत संघ से लिया गया है। सोवियत संघ के जो है संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। इसे हम लोग रूस भी कहते हैं। मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य 0 थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगर इस बार की बात करें वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी 11 जो है मौलिक कर्तव्य बतलाए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे कैसा रहेगा सवाल। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 240, 241, 242, 243। बिहार संबंधित प्रश्न पूछा गया है आप लोगों की परीक्षा में।
तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा 243 सीटें जो है विधानसभा में हैं। अगर लोकसभा की हम लोग बात करें तो लोकसभा की सीट बिहार में कितनी है? 40। कितनी सीट हैं? 40 सीट जो हैं लोकसभा में हैं। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। क्या है? पटना। बिहार में कितने ज़िले हैं? तो ज़िलों की संख्या कितनी है? 38। कितने ज़िले हैं? 38। बिहार की राजधानी जो पटना है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप लोग गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसको भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा कहा जाए कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। इसके अलावा हम लोग बात करें कि एक पड़ता है नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना है किसने की थी? तो आप लोग कुमार गुप्त का नाम याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि नालंदा जिले में है, कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार में जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। वो कहाँ लगता है? तो आप लोग सोनपुर का नाम सुने होंगे। सोनपुर जो है ये हाजीपुर के पड़ोस में छपरा डिस्ट्रिक्ट सावन में पड़ता है। सोनपुर जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला के लिए जो है फेमस है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे। ये बिहार से कुछ रिलेटेड बातें थी, मैंने बताने का प्रयास किया। आप लोग हर चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा का नेता होता है, बहुमत दल में हम बात कर रहे हैं तो राज्यपाल नहीं होगा, प्रधानमंत्री नहीं होता। प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, राष्ट्रपति भी नहीं होता है। इसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। विधानसभा का नेता जो है मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो सक्षमता 1 और 2 में पूछे गए हैं, इसी टाइप से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये प्रीवियस क्वेश्चन हैं, उनको भी हमने शामिल किया हूँ कि भारत के निम्नलिखित किस राज्य की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? 3 तरफ से। पहला है असम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो आप लोग याद रखिएगा, जो त्रिपुरा है ये 3 ओर से घिरा है। किससे? तो आप लोग बांग्लादेश से जो है 3 ओर से घिरा है। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से घिरा है 3 ओर से। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है अगर पूछा जाए तो अगरतला का नाम आप लोग याद रखिएगा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। कभी कभी राजधानी भी दे देता है, तो इसको भी आप लोग जानकारी रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का शासी निकाय कौन सा है? पहला है भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग, दूसरा है नीति आयोग, तीसरा है अंतरिक्ष विभाग, चौथा है DRDO। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला है बिहार, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है छत्तीसगढ़। तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोग बिहार के निवासी हैं, तो वैशाली और नालंदा जो है बिहार राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। देखिए, आप लोग तैयारी मन से कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और मैं जो भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसका आप लोग 100% प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर और भी क्लासेस पड़ी हुई हैं, हिंदी, मैथ, GK GS, पर्यावरण आदि। आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से टकराएगा। बहुत ही कम टाइम है और ये परीक्षा जो है ऑनलाइन मोड में होनी है। तो आप लोग, मेरा मानना ये है, किसी साइबर कैफ़े पर जो है आप लोग 1-1.5 घंटा निकाल कर जो है 1-2 प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा, आपका हाथ सेट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के राज्य पक्षी का नाम बताएं। पहला है गौरैया, दूसरा है आम मैना,
तीसरा है बुलबुल, चौथा है कोयल। तो आप लोगों को पता होगा, तो बिहार का राज्य पक्षी क्या है? गौरैया। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मूंगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है। पहला है नागालैंड, दूसरा है असम, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है मणिपुर। तो मूंगा रेशम के लिए जो है असम फेमस राज्य हो जाएगा। असम की राजधानी क्या है? तो आप लोग दिसपुर याद रखिएगा। कौन सा है? दिसपुर। अगर इसका अलावा पूछा जाए एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस। ये कहाँ का है? ये है असम का। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का फेमस है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की कोई आधिकारिक राजभाषा नहीं है? पहला है इंडिया, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है ये सभी। तो एक अपना इंडिया ही है जहाँ पे कोई भी आधिकारिक भाषा नहीं है, ना हिंदी है, ना अंग्रेजी है, ना उर्दू है। इसमें जो है ये भारत जो है बहुभाषिक राज्य है, तो इसलिए अभी तक कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया है। तो इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन इंडिया। इंडिया की कोई भी आधिकारिक भाषा नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की व्याख्या और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? पहला है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा है संसद, तीसरा है चुनाव आयोग, चौथा है उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो संविधान की व्याख्या हो या नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा हो, आपको किसी भी प्रकार की अगर मौलिक अधिकारों की आपको दिक्कत हो रही है, आपको कोई अधिकार नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन नंबर इसका चौथा हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो नई दिल्ली आप लोग लगाइएगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने कहा लोकतंत्र लोगों के लिए लोगों द्वारा है? लोकतंत्र की बात कही गई। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है आइंस्टीन, तीसरा है अब्राहम लिंकन और चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जब लोकतंत्र की बात आ जाती है तो अब्राहम लिंकन का नाम आता है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे कैसा रहेगा सवाल। अगला क्वेश्चन है, वह व्यवस्था जिसमें पिता को परिवार का मुखिया कहा जाता है। पहला है राजशाही, दूसरा है पितृसत्ता, तीसरा है पदानुक्रम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अगर वह जिसमें पिता को परिवार का मुखिया कहा जाएगा तो वहाँ पे हो जाता है पितृसत्ता। ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। ये वो सवाल हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। अगला और अंतिम प्रश्न रहेगा, वेरी इम्पॉर्टेंट ये भी सवाल रहेगा इस परीक्षा के लिए, कि निर्वाचित निकायों की किस प्रणाली में लगभग 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं? पहला ऑप्शन है पंचायतें एवं नगर पालिकाओं में, दूसरा है लोकसभा में, तीसरा है राज्य विधानसभाओं में, तो चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचायतें एवं नगर पालिकाओं में जो है महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो है रिजर्व कर दी गई हैं, उन्हें मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। पंचायत जो है 11वीं अनुसूची में है। कौन सा? 11वीं अनुसूची में है, 1973 में आता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अगर कहा जाए पंचायत में कितने विषय हैं, तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय जो है पंचायत में बतलाए गए हैं। तो ये कुछ प्रश्नों की श्रृंखला थी जो बेहद इम्पॉर्टेंट रही होगी
अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही, शेष अगली वीडियो में कुछ कहने सुनने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।